हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। चलिए, तो देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, फिर उसके बाद एसिड बेस इंडिकेटर्स। ओके, ये दो टॉपिक आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे नए कॉन्सेप्ट्स दैट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, फिर पीएच ऑफ सॉल्ट, है ना। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, इसमें आप लोगों को वेरियस केमिकल रिएक्शंस मिलेंगी, है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक्स है इस चैप्टर के दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को नोट कर लो ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। तो उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एसिड और बेस का इनिशियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों ने लोअर क्लास में एसिड और बेस के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो उन्हीं को हम इनिशियली रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए तो देखो एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। मीन्स हम एसिड और बेस को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेस्ट के बेसिस पर डिफाइन करें एसिड और बेस को, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, मीन्स एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल एसिड और बेस को क्लासिफाई कर रहे हैं या फिर डिफाइन कर रहे हैं किसके बेसिस पर, टेस्ट के बेसिस पर। ओके, चलिए तो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल नींबू दैट इज लेमन, है ना। तो नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। अब नींबू खट्टा क्यों होता है, क्योंकि नींबू में पाई जाती है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो लेमन में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, सिट्रिक एसिड। ओके, फिर सिमिलरली ऑरेंज भी खट्टे होते हैं, तो इनमें भी क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फिर वैसे ही मैंगो में भी मेनली जो खट्टापन होता है वो किसकी वजह से होता है, सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, फिर वैसे ही पाइनएप्पल में भी सिट्रिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो फ्रूट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, साइट्रस फ्रूट कहलाते हैं, है ना। सिट्रस फ्रूट बोलते हैं इनको। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि टोमेटो। तो टमाटर में पाई जाने वाली एसिड होती है ऑक्जेलिक एसिड। मींस टमाटर में मेनली कौन सी एसिड पाई जाती है, ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, फिर हम अगर एप्पल की बात करें, एप्पल में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, मैलिक एसिड, MALIC, मैलिक एसिड। तो एप्पल में मेनली मैलिक एसिड प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर हम एक और एग्जांपल लें, इमली दैट इज टैमरिंड। तो टैमरिंड में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, टार्टरिक एसिड। ओके, फिर वैसे ही ग्रेप्स दैट इज अंगूर। तो अंगूर में कौन सी एसिड होती है, टार्टरिक एसिड। तो अंगूर में भी टार्टरिक एसिड पाई जाती है। ठीक है ना। फिर देखो विनेगर सभी को पता होगा, घर में यूज करते हैं, है ना। तो विनेगर में कौन सी एसिड होती है, एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर चींटी के डंक में दैट इज एंट स्टिंग, है ना। एंट के स्टिंग में कौन सी एसिड होती है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये कुछ कॉमन सब्सटेंस हैं जिनमें ये एसिड्स पाई जाती है ना। तो ये आप लोगों को एज अ जीके याद रखना है। ठीक है,
चलिए, तो ये हुआ एसिड का कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम टेस्ट के बेसिस पर बेस को डिफाइन करें। तो बेस का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा, है ना। बेसिस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल करेला। करेला सबने खाया होगा, काफी कड़वा लगता है ना। करेले की सब्जी बहुत कम लोगों को पसंद आती है ना। चलिए, तो इस वजह से कम पसंद आती है क्योंकि करेला का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है ना। और कड़वी चीजें हमें ऐसा पसंद नहीं आती। ओके, तो करेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिटर गॉड। ठीक है, तो करेले में कौन सा बेस पाया जाता है? मोमोर्डिसिन। ठीक है, फिर वैसे ही और भी एग्जांपल है बेस के। फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा भी एक बेसिक सब्सटेंस है जो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, फिर टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में भी क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर वैसे ही एंटासिड। ठीक है, अब एंटासिड क्या होते हैं? तो देखो, जब कभी आप लोगों के पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? एंटासिड यूज करते हैं दवाई गोली के रूप में, है ना। तो पेट में एसिडिटी बढ़ती क्यों है? क्योंकि हमारे स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है खाने को पचाने के लिए, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होती है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगी हमारे स्टमक में, तो हमें क्या महसूस होता है? एसिडिटी महसूस होती है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए हम दवाई गोली लेते हैं, है ना। तो उन दवाई गोली में क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उन दवाई गोलियों को क्या बोला जाता है? एंटासिड बोला जाता है। ठीक है, और एंटासिड में मेनली क्या क्या प्रेजेंट होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH ट्राइस फॉर्मूला उसका, है ना, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो MgOH ट्वाइस फॉर्मूला होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। तो एंटासिड में मेनली ये दो बेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे इसके, जैसे अमोनिया। अमोनिया भी एक बेसिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, फिर वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है ना। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस का एग्जांपल है। ओके, और इसको क्या बोला जाता है? कॉमनली स्लैग्ड लाइम। ओके, और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक बेसिक सब्सटेंस होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके? बेस के। ओके, चलिए, ये हुआ इनिशियल कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का टेस्ट के बेसिस पर, और कुछ एग्जांपल्स है ना। चलिए, इनको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, अब देखो, एसिड बेस इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है ना। तो देखो, अगर हम हर सब्सटेंस को टेस्ट के बेसिस पर एनालाइज करेंगे या फिर चेक करेंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, तो हो सकता है कोई सब्सटेंस पॉइजनस हो, और पॉइजनस सब्सटेंस हमारे लिए हार्मफुल होगा, है ना। तो हम इस वजह से मोस्ट ऑफ द केस में एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो देखो, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स।
मीन्स इंडिकेटर्स के कौन से टाइप्स हैं, है ना। तो फर्स्ट टाइप है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, तो ऐसे इंडिकेटर्स जो कि नेचर में पाए जाते हैं तो उन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल लिटमस, ठीक है। और लिटमस क्या होता है? डाई होता है, मिक्सचर ऑफ वेरियस डाइज, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचन प्लांट, ठीक है। तो लिटमस को ऑब्टेन करते हैं लिचन से, ठीक है। फिर देखो लिटमस से क्या बनाया जाता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर कितने कलर में अवेलेबल होता है? 2 कलर में, ब्लू और रेड, ठीक है। अब हम लिटमस पेपर की हेल्प से कैसे पता लगाएंगे कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, है ना। तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब वो एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है। फिर बेस की अगर बात करें तो बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये कलर चेंज ऑब्जर्व होगा बेसिक मीडियम में, कि अगर कोई सब्सटेंस बेसिक है तो उस सिचुएशन में रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके शॉर्टकट लगा सकते हैं अपन, अगर आपको याद करना हो तो एसिड का ए, ब्लू का बी और रेड का आर। एसिड टर्न्स ब्लू इनटू रेड, ओके। सिमिलरली इसका भी शॉर्टकट बना सकते हैं, बेस का बी, रेड का आर और ब्लू का बी, ओके। तो ब्लू लिटमस कन्वर्ट्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, दैट इज बी आर बी, और फर्स्ट वाले का ए बी आर। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और लिटमस पेपर का न्यूट्रल मीडियम में मीन्स ना तो एसिडिक ना ही बेसिक, तो न्यूट्रल मीडियम में कैसा कलर होता है? पर्पल, ठीक है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ओके। चलिए फिर देखो कुछ और इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट था लिटमस, फिर सेकेंड टर्मरिक मीन्स हल्दी, ओके। तो हल्दी का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? येलो, ठीक है। तो ओरिजिनल कलर इज येलो, ठीक है, सभी को पता है। फिर देखो टर्मरिक की हेल्प से हम कैसे पता लगाएंगे कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है ना। तो देखो बेसिक मीडियम में हल्दी का येलो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन बेसिक मीडियम येलो कलर कन्वर्ट इनटू रेड, ओके। और एसिडिक मीडियम में क्या होगा? तो एसिडिक मीडियम में हल्दी का येलो कलर येलो ही रहेगा, है ना। तो इन एसिडिक मीडियम कलर ऑफ टर्मरिक रिमेन्स येलो, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना है, है ना। तो वैसे ही एक और इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज रेड कैबेज, ओके। तो रेड कैबेज का
न्यूट्रल मीडियम में कलर होता है पर्पल कलर, ओके। और एसिडिक मीडियम में कलर होता है रेड, और बेसिक मीडियम में कौन सा कलर होता है, ग्रीन। ठीक है, तो ये कलर चेंज ऑब्जर्व होता है किसके साथ, रेड कैबेज के साथ। ओके, तो ये हुए कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, इनको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो सेकेंड टाइप के इंडिकेटर्स, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स मींस ऐसे इंडिकेटर्स जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो दोज इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। ओके, तो कौन से इंडिकेटर्स है जो सिंथेटिक होते हैं, तो एक है फेनोल्फथैलीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। ओके, तो देखो फर्स्ट फेनोल्फथैलीन। तो फेनोल्फथैलीन ओरिजिनली व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। ओके, जिसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कलरलेस। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि ओरिजिनली फेनोल्फथैलीन का सॉल्यूशन कलरलेस होगा। ठीक है, फिर देखो बेसिक मीडियम में फेनोल्फथैलीन का कलर कलरलेस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पिंक कलर में। मीन्स बेसिक मीडियम में फेनोल्फथैलीन पिंक कलर का ऑब्जर्व होगा। ठीक है, फिर एसिडिक मीडियम में फेनोल्फथैलीन का कलर कलरलेस ही रहता है, मीन्स उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आते। ओके, चलिए अब देखो सेकेंड टाइप का इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज पाया जाता है एज अ ऑरेंज पाउडर। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल कलर कैसा है, ऑरेंज है ना। तो मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, इसमें एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। ठीक है, और बेसिक मीडियम में कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। कौन, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये कलर चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं इसमें, इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स में। ठीक है, तो पहला फेनोल्फथैलीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लिए। चलिए नोट कर लिए। अब देखो थर्ड टाइप के इंडिकेटर को कहा जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। थर्ड टाइप है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनमें स्मेल चेंजेस के थ्रू हम पता लगाते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेनिला, ठीक है, और क्लोव मीन्स लॉन्ग, है ना, और ओनियन। ठीक है, अनियंस। तो वेनिला, क्लोव और अनियन एक तरीके के ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल में चेंजेस के बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, वो कैसे, तो देखो इन सारे सब्सटेंस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो एसिडिक मीडियम में कोई स्मेल में चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होता, नो चेंज इन स्मेल। ओके, बट बेसिक मीडियम में इनकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इन बेसिक मीडियम देयर स्मेल वैनिश। ओके, तो स्मेल वैनिश। ठीक है, चलिए तो ये हुआ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, है ना।
हमारे पास एक सोप का सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन। ओके, तो सोप सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, मीन्स वो एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, तो देखो सोप क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो सोप सॉल्यूशन का नेचर होता है बेसिक। ठीक है, तो इसमें अगर हम फिनोल्फथैलीन मिलाएं, फिनोल्फथैलीन, तो कौन सा कलर मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमने देखा था अभी कि फिनोल्फथैलीन गलत स्पेलिंग हो गई, फिनोल्फथैलीन। ओके, तो फिनोल्फथैलीन का कलर क्या ऑब्जर्व होगा सोप सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि फिनोल्फथैलीन का कलर बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, पिंक। ठीक है, तो इसके बाद पूछो आप मुझसे कि कर्ड का सॉल्यूशन है, दही का सॉल्यूशन है। ओके, तो दही में फिनोल्फथैलीन कैसा कलर देगा या फिर उसका कलर कैसा होगा, तो बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, कर्ड क्या है, दही है। दही कैसा होता है, खट्टा होता है ना। और इसमें कौन सी एसिड होती है, एसिडिक नेचर है इसका, है ना। और कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, लैक्टिक एसिड। ओके, और कर्ड का फिनोल्फथैलीन के साथ कलर क्या होगा, कलरलेस। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस, दैट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है जिसने एसिड और बेस को डिफाइन किया था। ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया एसिड और बेस को, उसको अब हम समझेंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट हम समझते हैं एसिड का कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस। ठीक है, तो देखो एसिड ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं जिन सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने पर वो H+ आयंस फर्निश करे या फिर गिव अप करे, तो उन सब्सटेंस को बोला जाता है एसिड्स। ठीक है, तो आर्हेनियस ने एसिड्स को डिफाइन किया, those substance which gives H+ ion when dissolved in water are known as Arrhenius acid. Okay, for example HCl, that is हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपने हाइड्रोजन एटम को H+ फॉर्म में रिलीज करता है। ठीक है, तो यहां से इस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन एटम एज अ H+ आयन बाहर निकलेगा, है ना। यहाँ पे क्या बना, H+ प्लस क्या बचेगा, Cl-। ठीक है, तो इसमें इसको इस तरीके से एज्यूम करो कि हाइड्रोजन और क्लोराइड स्टार्टिंग में कंबाइन थे, है ना। तो जब वो वाटर में गए तो वाटर में जाने के बाद हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया, ऐसा समझो आप लोग। ठीक है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बाहर निकला, तो किसके फॉर्म बाहर निकलेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में बाहर निकलेगा, मींस H+ आयन की फॉर्म में बाहर निकलेगा, है ना। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, क्लोरीन को, तो हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिवली चार्ज और क्लोरीन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज, -1 चार्ज। और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिए थे तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज, +1 चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, तो इस ब्रेकिंग को कहा जाता है डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन, है ना।
तो हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन, है ना। सेकेंड, डिसोसिएशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, तो HCl मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होकर या फिर डिसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं, H+ और Cl- आयन बना रहे हैं, किसमें, वाटर में। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, आर्सेनियस एसिड कहलाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। ओके, तो HNO3 डिसोसिएट होगी तो क्या बनेगा, H+ प्लस NO3 माइनस। ओके, तो ये भी कौन सी एसिड कहलाई, आर्सेनियस एसिड कहलाई, है ना। फिर उसी तरीके से हम अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या बताया था, नाइट्रिक एसिड, है ना। नाम नोट करते जाना आपने। ओके, ये आगे चल के काम आएगा। ठीक है, फिर देखो H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड से अगर दो हाइड्रोजन एटम दो H+ के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं तो क्या बच रहा है, SO4 के पास 2 माइनस चार्ज बचेगा। तो H2SO4 दो हाइड्रोजन एटम H+ आयन के फॉर्म में गिव अप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, 2H+ प्लस बचा हुआ आयन क्या है, SO4 2 माइनस। ये केमिस्ट्री समझ में आई सभी को, है ना। फिर से देखो, H2SO4 मॉलिक्यूल में से दो हाइड्रोजन एटम H+ के फॉर्म में बाहर निकले, तो कितना पॉजिटिव बाहर निकला, 2 पॉजिटिव बाहर निकला। ठीक है, तो इसके पास कितना बचेगा, नेगेटिव, 2 नेगेटिव बचेगा। तो यहां पर SO4 के पास 2 नेगेटिव। ठीक है, फिर वैसे ही और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, ये होता है इसका फॉर्मूला एसिटिक एसिड का, है ना। तो एसिटिक एसिड से ये हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता है जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना। ये हाइड्रोजन एटम बाहर नहीं निकलता है। तो इन सब चीजों को आप लोग आगे चल के समझोगे, है ना, कि ये हाइड्रोजन क्यों बाहर निकला, ये हाइड्रोजन क्यों बाहर नहीं निकला। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखना है कि एसिटिक एसिड में से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बाहर निकलता है, किसके फॉर्म में, H+ आयन के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, क्या मिलेगा हमें, H++। इसमें से क्या बचा, इसमें से अगर H बाहर निकल गया H+ के फॉर्म में तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो प्लस CH3COO माइनस। तो ये एसिटिक एसिड डिसोसिएट होकर आयोनाइज होकर क्या देता है, H+ आयन और CH3COO माइनस आयन देता है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगी, आर्सेनियस एसिड कहलाएगी। ठीक है, फिर वैसे ही एक है फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इस फॉस्फोरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आप लोगों को, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन एज H+ आयन बाहर निकलेंगे तो क्या बनेगा, 3H+ प्लस PO4 3 माइनस। देखो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में से 3 हाइड्रोजन एटम H+ आयन के फॉर्म में बाहर निकले, तो 3 पॉजिटिव बाहर निकल गए, तो कितने बचे, 3 नेगेटिव। तो PO4 के पास कितना माइनस आएगा, 3 माइनस आएगा। ठीक है, तो ये एसिड 3H+ आयन दे सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन मिले तो उन एसिड को बोला जाता है आर्सेनियस एसिड। ठीक है, चलिए अब इसको नोट करो, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आर्सेनियस बेस। ओके नोट कर लिए। अब देखो, ये था आर्सेनियस एसिड का कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे आर्सेनियस बेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो आर्सेनियस के अकॉर्डिंग बेस किन सब्सटेंस को बोलेंगे, तो ऐसे सब्सटेंस जिन सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने पर
OH आयन मिले, ठीक है, या फिर ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो उन सब्सटेंस को कहा जाता है बेस या फिर आर्हीनियस बेस, ठीक है। तो बेस को हम डिफाइन करेंगे, दोज सब्सटेंस which gives hydroxide ion that is OH minus ion when dissolved in water. Okay, for example, the most common base is sodium hydroxide, NaOH. NaOH को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या बनता है, Na प्लस प्लस OH माइनस, है ना। तो इसमें देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन OH को दिया तो OH पे क्या चार्ज, माइनस चार्ज, और सोडियम पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, ठीक है। इसको इस तरीके से एनालाइज करोगे, समझोगे, है ना, तब आप लोगों को आसानी समझ में आएगा, ठीक है। और आप लोगों को अल्टीमेटली करना क्या है, मॉलिक्यूल में से OH को निकालना है OH माइनस के फॉर्म में, ठीक है। जो बचा हुआ होगा, जो बचा हुआ पार्ट होगा उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। जैसे NaOH था तो NaOH में से OH निकल गया OH माइनस के फॉर्म में, तो Na पर क्या आ गया, +1 चार्ज आ गया, ठीक है। फिर वैसे अगर हम एग्जांपल लें CaOH ट्वाइस, ओके, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने पर 2 OH बाहर निकलेंगे OH माइनस के फॉर्म में बाहर, है ना। तो कितने OH बाहर निकले, कितने OH माइनस बाहर निकले, 2, तो कैल्शियम में क्या आ जाएगा, +2, दैट इज Ca2+। आई बात समझ में, है ना। वैसे ही AlOH थ्राइस, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ब्रेक होगा, तो ब्रेक होकर क्या बनाएगा, Al3+ प्लस 3OH माइनस, ठीक है। फिर वैसे ही एक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से OH निकला OH माइनस के फॉर्म में बाहर, तो क्या बना, NH4+ प्लस OH माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पर NaOH में एक OH निकला OH माइनस के फॉर्म में, तो Na का +1, CaOH ट्वाइस में 2 OH निकले OH माइनस के फॉर्म में, तो कैल्शियम में डबल+। तो जितने OH निकलते हैं OH माइनस के फॉर्म में सामने वाले पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हुए किसके एग्जांपल्स, आर्हीनियस बेस के एग्जांपल्स, ठीक है ना। ओके, अब इसको नोट कर लो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं आप लोगों को मैं, फटाफट नोट करो। अब देखो, तो हमने अभी डिस्कस किया आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस, ओके। अब देखो, अगर मैं इस तरीके से लिखूं HCl डिसोसिएट्स टू गिव H++ Cl-, है ना। तो ये था हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है हाइड्रोजन आयन, है ना। तो ये क्या है, Cl-, इसका नाम क्या है, क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। अब देखो ये एसिड था, है ना। तो एसिड के द्वारा H+ डोनेट करने के बाद बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, एसिडिक रेडिकल। ये क्या है, वन ऑफ द एसिडिक रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल ऑफ HCl, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, ठीक है। तो देखो, एसिडिक रेडिकल का मतलब कि किसी एसिड के द्वारा H+ आयन डोनेट करने के बाद बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, एसिडिक रेडिकल कहलाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ना,
HCl ने H को H प्लस के फॉर्म में डोनेट किया तो क्या बचा इसके पास, Cl माइनस बचा। तो Cl माइनस क्या कहलाएगा, एसिडिक रेडिकल कहलाएगा। ठीक है, फिर देखो अगला है HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जब H प्लस आयन योग कर देगी तो HNO3 के पास क्या बचेगा, तो NO3 बचेगा, उस पर एक माइनस चार्ज होगा, NO3 माइनस। तो NO3 माइनस क्या कहलाएगा, एसिडिक रेडिकल ऑफ HNO3। और NO3 माइनस का नाम क्या होता है, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन इज वन ऑफ द एसिडिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल ऑफ व्हाट, नाइट्रिक एसिड। ओके, फिर देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड से 2 H प्लस बाहर निकलेंगे, है ना, 2 H प्लस प्लस क्या बचेगा इसके पास, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। तो SO4 2 माइनस क्या कहलाएगा, एसिडिक रेडिकल ऑफ H2SO4। SO4 2 माइनस का फॉर्मूला नाम क्या होता है, सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को उन एसिडिक रेडिकल का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो एक कॉमन चीज देखो, एसिडिक रेडिकल में आप लोगों को क्या दिख रहा है, एसिडिक रेडिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना, ये एसिडिक रेडिकल नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ओके, चलिए फिर वैसे ही देखो CH3COOH दैट इज, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। हाँ, लिख दो यहाँ पर एसिटिक एसिड। ओके, तो एसिटिक एसिड डिसोसिएट होती है तो ये वाला H बाहर निकलता है H प्लस के फॉर्म में, है ना, H प्लस प्लस क्या बच गया, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, है ना। तो CH3COO माइनस क्या कहलाएगा, एसिडिक रेडिकल ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, एसीटेट, एसीटेट। ओके, तो एसीटेट आयन एसिडिक रेडिकल है किसका, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिडिक रेडिकल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना उसको, कि कोई भी एसिड है उस एसिड से H प्लस भगा दो तो बचा हुआ पार्ट एसिडिक रेडिकल। और ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन H प्लस आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से एसिडिक रेडिकल नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना, है ना। फिर आते हैं अपन आर्हीनियस बेस पे। ओके, तो देखो यहाँ पर वन ऑफ द आर्हीनियस बेस दैट इज NaOH। तो आर्हीनियस बेस का काम क्या होता है, वाटर में जाने के बाद OH माइनस आयन डिसोसिएट करना, ठीक है, या फिर OH माइनस आयन गिव अप करना, है ना। तो इस बेस में से जब OH माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, Na प्लस बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये डिसोसिएट हुआ, आयोनाइज हुआ, तो क्या बन रहा है, Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो जब कोई बेस OH माइनस आयन दे देता है तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, बेसिक रेडिकल कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, बेसिक रेडिकल। ओके, इट मींस बेसिक रेडिकल का मतलब क्या हो गया, कि किसी बेस के द्वारा OH माइनस देने के बाद बचा हुआ पार्ट, बेस का बचा हुआ पार्ट बेसिक रेडिकल, है ना। तो देखो CaOH ट्वाइस, जब 2 OH माइनस दे देगा तो क्या बचेगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। तो Ca2 प्लस क्या कहलाएगा, बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो वैसे ही और भी जो बेस हैं उन बेस के द्वारा OH माइनस आयन दिया जाएगा तो क्या बचेगा, पॉजिटिव पार्ट बचेगा। मींस बेसिक रेडिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है ना। देखो ना यहाँ पर कि जब OH माइनस के फॉर्म में बाहर निकला तो नेगेटिव गया तो क्या बचा, पॉजिटिव। तो बेसिक रेडिकल क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होंगे, है ना। तो देखो NH4OH इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब OH दे देगा तो क्या बचेगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये भी क्या है,
बेसिक रेडिकल। आई बात समझ में, है ना? तो बेसिक रेडिकल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और इन रेडिकल्स का नाम तो सिंपल है, जैसे ये Na+ का नाम सोडियम, Ca2+ का नाम कैल्शियम और NH4+ का नाम अमोनियम। तो बेसिक रेडिकल में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है ना, उनके नाम आसान होते हैं। लेकिन जो एसिडिक रेडिकल है उनका नाम अपन को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं, कहां लिखूं, ये एसिड है, उस एसिड से H+ आयन बाहर निकल जाए, है ना, -H+। ओके, तो यहां पे क्या बचेगा, एसिडिक रेडिकल। एग्जाम्पल ये लिख लेते हैं यहां पर अपन, एग्जाम्पल HCl है, उससे H+ बाहर निकाल रहे हैं, तो यहां पे क्या बना, Cl-, ठीक है। फिर अगर कोई बेस है, उस बेस से OH- बाहर निकाल दें, है ना, तो क्या बनेगा, बेसिक रेडिकल। ओके, फॉर एग्जांपल NaOH से OH- बाहर निकाल दें, तो क्या बचा, Na+, ठीक है। एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके। और बेसिक रेडिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आगे चल के जब हम सॉल्ट पढ़ेंगे तब बहुत काम आएंगे। तो जिसको ये सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे वो फटाफट सॉल्ट को आराम से समझ जाएगा, है ना। तो इस वजह से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से तैयार करना, ठीक है। चलिए, अब इसको नोट कर लो फटाफट। ओके, नोट हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखो, मतलब कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आप लोगों के सामने, और सारे कॉन्सेप्ट्स नए होंगे, है ना। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ओके, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, वीक एसिड किसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे और वीक बेस किसको बोलेंगे, इसको अब हम समझेंगे, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट भी आर्हेनियस ने दिया था, है ना। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, तो ऐसी एसिड जिसके ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होकर H+ आयन देते हैं, तो उन एसिड को या फिर उस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को, द एसिड which can dissociate almost completely when dissolving water is called strong acid. Okay. For example, HCl, है ना। तो अब आप लोग इसको इस तरीके समझो कि यहां पर एक मैं कंटेनर बनाऊं, है ना, और उस कंटेनर में वाटर फिलअप कर दूं। ओके, ये वाटर है, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें मान लो HCl के
10 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए, है ना, और 9 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए, है ना। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल का H प्लस और Cl माइनस आयन, है ना, ये दूसरे मॉलिक्यूल का H प्लस Cl माइनस आयन, थर्ड है ना, ये फोर्थ, ओके, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, और एक 10वां मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुआ, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इस मॉलिक्यूल के इस एसिड के ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं और खूब सारा H प्लस आयन मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप की एसिड कहलाती है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एसिड किसकी वजह से डिफाइन हो रही है, H प्लस आयन की वजह से डिफाइन हो रही है ना। तो जो मॉलिक्यूल या फिर जो सब्सटेंस जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ और एग्जांपल्स लिख लेते हैं किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के, है ना। तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक एग्जांपल हो गया, है ना, वैसे ही H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आती है ना। वैसे ही नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आती है ना। चलिए, ये कुछ एग्जांपल है किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वीक एसिड। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है। तो ऐसे एसिड्स जिनके ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स H प्लस आयन गिव अप करते हैं, है ना, और जिसकी वजह से बहुत सारे H प्लस आयन बनते हैं और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है और वो क्या बन जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाती है, ठीक है। चलिए, अब देखो सेकेंड डिस्कस करते हैं वीक एसिड, ओके। तो वीक एसिड क्या होंगी, ऐसी एसिड्स जिनके बहुत कम मॉलिक्यूल्स H प्लस आयन दे रहे होंगे, मीन्स इनका डिसोसिएशन बहुत कम अमाउंट में होगा, ठीक है। तो उन एसिड को बोलेंगे वीक एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड क्या कहलाएगी, एसिड विच डिसोसिएट partially or in very less amount is known as weak acid, ओके। ये हो जाएगी डेफिनेशन किसकी, वीक एसिड की, ठीक है। अब इसको समझने के लिए फिर से डायग्रामेटिक अरेंजमेंट करते हैं, है ना। तो देखो फिर से यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है, ओके। और हमने एक वीक एसिड ली, जैसे कि एग्जांपल है वीक एसिड का HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड, ओके, या फिर हाइड्रोजन साइनाइड भी बोल सकते हो, है ना। तो जब हमने HCl के 10 मॉलिक्यूल लिए तो उसमें से केवल एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो पाया, बाकी मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे प्रेजेंट है, ठीक है। केवल एक मॉलिक्यूल ही H प्लस आयन दे पाया, बाकी वैसे के वैसे ही प्रेजेंट रहे उसके अंदर, है ना, वाटर के अंदर, ओके। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एसिड के केवल एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो पा रहे हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे ही प्रेजेंट है ना। तो ऐसे टाइप की एसिड्स कहलाते हैं वीक एसिड, जिनका डिसोसिएशन बहुत कम अमाउंट में होता है। अब देखो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे और H प्लस आयन देंगे तो बहुत कम मात्रा में या फिर बहुत कम अमाउंट में H प्लस आयन मिलेंगे। तो अगर H प्लस आयन की क्वांटिटी अगर बहुत कम हुई तो
एसिड क्या होगी, वीक एसिड होगी, ऑब्वियस बात है ना। तो इसको आप लोग सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि जो एसिड जितनी ज्यादा H+ देता है वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऐसा भी समझ सकते हो आप लोग उसको, ठीक है। और जो एसिड जितना कम H+ देगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, वो उतनी ही वीक कहलाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड सबकी क्वांटिटी सेम है ना। जैसे हमने मान लो दो एसिड लिए, एसिड ए और एसिड बी, तो एसिड ए के 100 मॉलिक्यूल्स लिए और 100 में से 98 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए, ठीक है। और एसिड बी लिया और एसिड बी का भी 100 मॉलिक्यूल लिया, लेकिन 100 में से केवल 5 पार्टिकल्स ही डिसोसिएट हो पाए, ठीक है। तो एसिड ए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और एसिड बी वीक। ओके, चलिए ये कॉन्सेप्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, है ना। फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं वीक एसिड के, उसको आपको याद रखना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल HCl, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ओके। फिर वैसे ही एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, ये भी क्या है, वीक एसिड होती है ना। फिर देखो फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, तो ये भी क्या है, एक वीक एसिड है ना। फिर एक और एसिड होती है वीक एसिड कैटेगरी में आती है, दैट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, है ना। तो कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड होती है, ओके। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वीक एसिड के, इनको आप लोगों को याद रखना है ना। कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये सारी वीक एसिड है, ठीक है। चलिए अब इसको भी नोट कर लेना, है ना। ओके, फिर देखो इसे की जस्ट अपोजिट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो उसमें क्या आ जाएगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स ऐसे बेस जिनके ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स OH माइनस आयन गिव अप कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो दोस बेस which dissociate almost completely to give OH minus ion, है ना, is known as strong base, okay. For example, NaOH, KOH, ठीक है, MgOH twice, है ना। फिर रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, RbOH, ठीक है। ये कुछ एसिड्स हैं जो कि बेस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसी की जस्ट अपोजिट वीक बेस, तो वीक बेस क्या हो जाएगा, ऐसा बेस जो कि बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होता है, या फिर जिसके बहुत कम मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं और बहुत कम अमाउंट में OH माइनस आयन मिलता है, ठीक है। तो विच डिसोसिएट, तो अब आप लोग डेफिनेशन पूरी पूरी बना सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना। विच डिसोसिएट पार्शियली, ओके, टू गिव OH माइनस आयन, है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि चाहे एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा हो, चाहे 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा हो, डिसोसिएट हो रहा है ना, मींस H+ आयन तो दे रहा है, मींस अगर एसिड है तो H+ आयन दे रहा है और बेस है तो OH माइनस आयन दे रहा है, ठीक है। तो चाहे एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो, चाहे 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो, उनको हम एसिड बेसिक कैटेगरी में ही डालेंगे, है ना। चलिए ये हो गया वीक बेस। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखो, वीक बेस के अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इन एग्जांपल्स को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि आगे चल के जब सॉल्ट पढ़ेंगे तब बहुत काम आएगा। तो जिसको ये सब याद होगा उससे आसानी से सॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके, आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है किसके, वीक बेस के, ओके। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस सबके एग्जांपल लिख दिए हैं, तो आप लोगों को उसको याद रखना है, ओके। चलिए तो इसको भी नोट कर लेना।
अब देखो एक और कॉन्सेप्ट कि सभी को पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, है ना। तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, ठीक है। जैसे मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल्स अगर फ्री हो किसी सब्सटेंस में तो वो आसानी से मूव कर सकते हैं, और अगर आसानी से मूव कर सकते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। तो मेटल्स में जो फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस वजह से उसमें से करंट पास हो पाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वाटर की, है ना, तो अगर वाटर प्योर हुआ तो प्योर वाटर कैसा होता है? बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मीन्स प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती, है ना। लेकिन अगर वाटर में एसिड या फिर बेस प्रेजेंट होगा, वाटर के साथ एसिड या फिर बेस प्रेजेंट हो, तो उस सिचुएशन में वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन, है ना। और उस सॉल्यूशन में क्या पाए जाएंगे? फ्री आयंस पाए जाएंगे, ठीक है। इज पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है ना। तो देखो ना, सिंपल सा एग्जांपल है कि यहाँ पर वाटर है, ठीक है। तो वाटर जब तक प्योर था तब तक उसमें कोई आयन नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे हमने उसमें कोई एसिड मिलाई, लेट्स सपोज HCl, तो क्या एग्जिस्ट करेगा? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो चार्ज पार्टिकल्स क्या है? आयंस है, ठीक है। तो एसिड और बेस के सॉल्यूशन में फ्री आयंस एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। ये समझ में आई सभी को बात, ठीक है। तो अगर एसिड का सॉल्यूशन हुआ या फिर बेस का सॉल्यूशन हुआ तो उसमें से क्या पास हो सकेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ओके। चलिए इसको भी लिख लेना ना। तो आज हमने खूब सारी बातें सीखी, ठीक है। खूब सारे नए नए कॉन्सेप्ट जाने, है ना। तो आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। तो पूरे वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, और जो भी आप लोग होमवर्क मिलेगा उसको फटाफट सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर बाद में करते हैं, ओके। टाटा बाय बाय।